बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाम की आवाम जो पिछले 2 दिन से आज़ादी का जश्न मना रही थी, अब उनको ये अंदाज़ा होना शुरू हो गया है कि पिछले 2 दिन से शाम के जुनूबी इलाकों में इसराइल क्या कर रहा है। और अब इस वक्त कैफियत यह है कि इसराइल की मुसलसल पेशकदमी है जो कि शाम के जुनूबी इलाके में जारी है। और शामी गोलान हाइट्स को क्रॉस करने के बाद इसराइली फ़ौजों ने तकरीबन 20 किलोमीटर अंदर तक दरअंदाजी की है। टैंकों के साथ ये इसराइली अफवाज शाम के अंदर दाखिल हो रही हैं और इस वक्त कैफियत ये है कि दमिश्क से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त ये इसराइली फ़ौजें मौजूद हैं। तो अब उनको अंदाज़ा होना शुरू हो गया है कि जिसको वो शाम की आज़ादी समझ रहे थे वो उनके ऊपर एक बहुत ही डरावना ख्वाब बनकर अब नाजिल होने वाला है। एक तरफ तो कुर्दिस्तान की जो अफवाज हैं, जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स हैं, उन्होंने उस जो इस शाम का शुमाली इलाका है, शुमाल मशरक़ी इलाका, उसके ऊपर अपना तसल्लुत कायम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ जो जुनूब का इलाका है उसके ऊपर इसराइली फ़ौजों ने अपना तसल्लुत कायम करना शुरू कर दिया है और बहुत सारे इलाके हथियाने शुरू कर दिए हैं, कैप्चर करने शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से जो अहम अपडेट सामने आ रही हैं, इसराइली टैंक्स हैव क्रॉस्ड कंतीरा एंड आर नाउ ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ दमिश्क कंट्री साइड। इसराइल के टैंक मुसलसल इन इलाकों के अंदर पेशकदमी कर रहे हैं। इसराइली अफवाज का एक बहुत बड़ा प्लेटून है, ब्रिगेड है, जो कि इस वक्त शामी सरहद के साथ क्रॉस करते हुए शाम के इलाकों में मौजूद है और मुसलसल दमिश्क की तरफ पेशकदमी कर रहा है। और इस वक्त दमिश्क से सिर्फ 15 किलोमीटर की मुसाफत पर रह गया, यानी फिर उनके लिए दमिश्क को जो कैप्चर करना बहुत ही लामुहाल है, बहुत आसानी से वो कैप्चर कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो एक अहम बात देखी जा रही है, वो तमाम रेबल्स अपने आप को जो कह रहे थे कि जो शाम को आज़ाद कराने आए थे, उनकी तरफ से इसराइली फ़ौज के इन कब्ज़ा करने के ऊपर किसी भी किस्म की मज़ाहमत नहीं दिखाई जा रही, यानी एक गोली नहीं चलाई जा रही इन सीरियन रेबल्स की तरफ से कि जो इस इलाके को जिसमें इस वक्त इसराइल दाखिल हो गया है और कब्ज़ा कर रहा है, उनको इसराइलियों से आज़ाद कराया जा सके। तो इस वक्त शामी अवाम के अंदर भी बहुत बेचैनी पाई जा रही है और उनको अब अंदाज़ा हो गया है कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। यानी फिर बशार अल-असद की हुकूमत गिरने के बाद जिस तरह से शाम में खुशियाँ मनाई जा रही थी, उसका अंदाज़ा अब उनको हो चुका है कि जैसे ही बशार अल-असद की हुकूमत गिरी, उसके फौरी बाद इसराइल का शाम में दाखिल होना और उन इलाकों के ऊपर दाखिल होना कि जहां पर वो 50 साल से दाखिल होने की कोशिश कर रहा था और दाखिल नहीं हो पा रहा था। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बशार अल-असद चाहे एक आमिर ही सही, लेकिन उसकी मौजूदगी शाम की सरहदों की हिफाजत के लिए कितनी अहम थी। और अब बशार अल-असद की हुकूमत जाने के बाद शाम की सरहदों का शिराजा बिखर चुका है। जो मुल्क जहां कब्जा करना चाह रहा है, कब्जा कर रहा है। एक तरफ तुर्की जो है वो शाम पे कब्जा करने की जो है ख्वाब देख रहा है, और दूसरी तरफ जो शुमाली मशरक़ी इलाका है उसके ऊपर अमेरिका अपने पांव जमाने की जो है वो ख्वाब देख रहा है। और उसके साथ साथ जो जुनूबी इलाका है शाम का, उसके ऊपर इसराइल जो है वो कब्जा करना शुरू हो गया है और कब्जा करता जा रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारे चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सकें। इसके साथ साथ इसराइली मीडिया प्लेटफॉर्म से जो खबरें आ रही हैं, 9 विलेज इन साउदर्न कंट्री साइड ऑफ दमिश्क कंट्रोल्ड बाय इसराइली आर्मी फोर्सेज। इसराइल की जो फौजें इस वक्त शाम में मौजूद हैं और उन्होंने अब दमिश्क के आउटस्कर्ट को जो है वो वहाँ स्टेशन होना शुरू हो गई हैं, यानी फिर दमिश्क के सेंटर से सिर्फ 15 किलोमीटर या उससे कम की दूरी पर मौजूद हैं। उन्होंने इन इलाकों के अंदर 9 ऐसे गांव हैं जिनके ऊपर कब्जा किया है, सीरियन गांव उनको अपने तसल्लुत में ले लिया है और उन पे अपने झंडे गाड़ दिए हैं। तो मुसलसल जो इसराइल की तरफ से पेशकदमी का सिलसिला है वो भी जारी है। दूसरी तरफ जो इसराइल की तरफ से शाम के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाने का सिलसिला है वो भी जारी है। एक तरफ ये लग रहा है कि मुसलसल इसराइली फौजें इस ताक में हैं कि कहाँ इस शाम का जो मिसाइल आर्सेनल है वो मौजूद है और इसी चक्कर में जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। जहाज तबाह किए गए हैं, हेलीकॉप्टर्स तबाह किए गए हैं, सामान्य हर्ब जिसमें टैंक्स हैं, दूसरे मुख्तलिफ असलहा डिपो हैं, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए जा रहे हैं। और इसका मकसद यही है कि किसी भी तरह से शाम को डी आर्म किया जाए, डी मिलिटरलाइज किया जाए, ताकि फिर जो भी हुकूमत शाम में बनती है उसको जो है वेस्टर्न ममालिक का मोहताज होना पड़े असलहे के हवाले से, और उनकी कोई भी दिफाई सलाहियत ऐसी ना हो कि जो वो किसी भी इन आने वाले इन्वेडर्स के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ साथ नेतन्याहू की तरफ से एक बहुत ही अहम बयान है जो कि अब इस गोलान हाइट्स के ऊपर कब्जा करने के बाद सामने आया है। गोलान हाइट्स बिकेम इसराइली फॉर एवर, वी हैव सपोर्टेड द ऑपोजिशन एंड ट्रीटेड देयर वुंड्स फॉर 13 ईयर्स। एक तरफ तो इसराइली वजीर आजम की तरफ से ये वाजे किया जा रहा है कि जो गोलान हाइट का इलाका पिछले 50 साल से एक
बफर जोन था, एक ऐसी डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी जिसके ऊपर ना इसराइल क्लेम कर पा रहा था ना शाम। अब वो मुकम्मल तौर पे इसराइल का हिस्सा हो चुका है। और दूसरी तरफ ये भी इंडिया दिया गया है, ये भी बताया जा रहा है कि पिछले 13 साल से जितने भी अपोजिशन फैक्शंस हैं शाम के, जिन्होंने अब शाम पे कब्जा किया है, बशार अल असद की हुकूमत गिराई है, उनके पिछले 13 साल से मुआवनत की जा रही थी, उनके जख्मों को जो है वो मरहम लगाया जा रहा था। यानी एक तरह से इस फोर्स को तैयार करने के अंदर इसराइल का हाथ था। और अब जबकि शाम का सुकूत हो चुका है, शाम जो है वो मुकम्मल तौर पे इन बागियों के तसल्लुत में आ चुका है, तो अब इसराइल अपने मकासद को बहुत आसानी से जो है हासिल करना शुरू हो गया है। और अब इसराइल जिस तरह से शाम में दाखिल हो रहा है, एक तरफ तो गोलान हाइट का इलाका है जिस पे कब्जा हो चुका है, इसके साथ साथ बशार अल असद की हुकूमत गिरने के पहले ही दिन माउंट हरमन का जो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और सबसे बालाई इलाका था, जहां पे शाम के बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद थे, उन पे कब्जा किया गया था इसराइली फौज की तरफ से और एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक साइड को अपने कब्जे में ले लिया गया था। ये वो इलाका है जहां पर तसल्लुत हासिल करने का मतलब यह है कि पूरे खित्ते के अंदर एक बालादस्ती होगी और इस वक्त इसराइल के हाथ में वो इलाका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक प्री प्लान तरीके से इसराइल जो है शाम को कब्जा करता जा रहा है और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा इलाका शाम का इसराइल अपने तसर्रुफ में ले सकता है। अब अंदाज़ा होना शुरू हो गया है शामियों को कि उनके साथ कितनी बड़ी गद्दारी हुई है और जिस कॉज को वो शाम आज़ाद कराना समझ रहे थे वो उन हालात से ज़्यादा ख़तरनाक होगा कि जो कि बशार अल असद की हुकूमत के दौरान शामी जिस हालात में रह रहे थे। इसके साथ साथ एक और अहम खबर है, अमेरिकन एंड इसराइली हेलीकॉप्टर्स लैंडेड टुडे इन सेवरल लोकेशंस इन कलामून माउंटेन्स इन द दमस्कस कंट्री साइड and American and Israeli soldiers entered those Syrian military locations in the region। अब शाम की जो अफवाज की मिलिट्री लोकेशंस थी कलामून के इलाकों में, उनके ऊपर अब तसल्लुत है इस वक्त अमरीकी और इसराइली फौजियों का और बहुत सारे अमरीकी और इसराइली हेलीकॉप्टर्स हैं जिन्होंने इन इलाकों में परवाजें की हैं, यहाँ पे लैंड हुए हैं और इसमें से जो इसराइली और अमरीकी फौजी निकले हैं अब उन्होंने इन मिलिट्री जो साइट्स हैं जो कि शाम की मिलिट्री साइट्स थी उनके ऊपर इसराइली तैयारों ने बमबारी करके उनको तबाह किया था, अब वहाँ मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी ये वाज़े कर रही है कि इस वक्त वो जायज़ा लेने आए हैं कि इन इलाकों के अंदर इस जो शामी असद रजीम के मिज़ाइल्स थे या उनका जो एक मिज़ाइल आर्सनल था वो मौजूद है या नहीं है। अब इस हवाले से कुछ अहम खबरें हैं जो कि हम आपको आगे बताते चलेंगे कि इस वक्त बहुत सारी खबरें ये हैं कि हिजबुल्लाह के पास ऐसे तमाम मिज़ाइल मौजूद हैं जो कि असद अपनी कुर्सी छोड़ते हुए देता चला गया है हिजबुल्लाह को। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इस वक्त असद ने कौन सा ऐसा काम किया है जो कि हिजबुल्लाह के मफाद में बहुत अहम सामने आया है। अब इसके साथ साथ शाम में एक नया शिफ्ट आया है और आज पहली दफ़ा एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके अंदर शाम के एक बहुत ही प्रोमिनेंट साइंसदान को उनके घर में घुस के हलाक किया गया और ये वो साइंसदान थे जो कि शाम की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिसर्च सेंटर को हेड करते थे, यानी फिर जो एक फैसिलिटी थी केमिकल रिसर्च फैसिलिटी उसका सरबरा उस एक साइंसदान उसको घर में घुस के कत्ल किया गया। और लग यही रहा है कि जिस तरह से इराक के अंदर पहले जब अमेरिका ने तसल्लुत हासिल किया था तो बहुत सारे जो ब्रेनिस्ट या बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो आगे चलकर हुकूमत को चलाने के काबिल होते या हुकूमती मामलात को किसी अहम राह पर लगा सकते, उनको कत्ल करने का सिलसिला शुरू किया गया था। तो अब शाम में भी इसी तरह का सिलसिला शुरू हो चुका है और जिस वक्त खबर सामने आ रही है, प्रोमिनेंट सीरियन साइंटिस्ट डॉक्टर हमदी इस्माइल नादा वाज असैसिनेटेड इन हिज होम इन डमस्कस बाय द अननोन पीपल ऑन ट्यूसडे। नामालूम अफराद की तरफ से कत्ल किया गया है इस साइंसदान को जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत अहम साइंसदान समझा जाता था और शाम के केमिकल रिसर्च सेंटर का बानी समझा जाता था। उसको जो है वो उसके घर में घुसकर दमिश्क में निशाना बनाया गया है जिसके नतीजे में वो हलाक हो गया है। तो अब ये काम शुरू हो चुका है कि शाम के अंदर जो बहुत ब्रेनिस्ट लोग हैं उनको मारा जाने का सिलसिला शुरू होगा। उसका मकसद यही है कि किसी भी तरह शाम दोबारा अपने पैरों पे खड़ा ना हो सके और शाम मुसलसल जो है वो अनारकी की कैफियत में रहे और एक जंग की जो कैफियत हो मुसलसल शाम के ऊपर मुसल्लत की जा सके। तो इसके साथ साथ जो खबरें इस वक्त रशिया से सामने आ रही हैं, रशिया का एक फलसफी है अलेक्जेंडर दुगिन, उसकी तरफ से जो है वो तुर्की को एक पैगाम भेजा गया है। सीरिया वाज अ ट्रैप फॉर एर्दोगान, ही मेड अ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, ही बिट्रेड रशिया, ही बिट्रेड ईरान, ही वाज डूम्ड, नाउ द एंड ऑफ टर्की हैज बिगन, वी सपोर्टेड यू, सो फार फ्रॉम नाउ यू विल रिपेंट। यानी अब ये कहा जा रहा है कि शाम जो है वो एर्दोगान के लिए एक जाल था
اور اس نے اسٹریٹجک غلطی کی ہے. ایک طرف تو اس نے رشیا کو دھوکہ دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی دھوکہ دیا ہے. یعنی ترکی برباد ہو چکا ہے اور اب ترکی کا انجام شروع ہو گیا ہے. اور ہم نے تمہارا ساتھ دیا، یعنی رشیا نے ترکی کا ساتھ دیا تھا، اور اب تم اس معاملے میں توبہ کرو گے. تو یہ اس وقت ایک دھمکی سمجھ لیں، ایک اسٹیٹمنٹ سمجھ لیں. تو یہ اب رشیا کا ایک فلسفی ہے. الیگزینڈر ڈوگن اس کی طرف سے مخاطب کیا گیا ہے ترک صدر اردوغان کو کہ کس طرح سے ترک صدر نے رشیا کو بھی دھوکہ دیا، ایران کو دھوکہ دیا، اس کے ساتھ ساتھ شام کو تو دھوکہ دیا ہی. اور جس طرح سے وہ شام میں داخل ہوا اور آج جو بھی حالات اس وقت شام میں ہیں، جس طرح سے اسرائیل جو ہے وہ شام پہ قبضہ کرتا جا رہا ہے، اس کے اندر بہت بڑا ہاتھ ترکی کا ہے. تو اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایران سے خبریں سامنے آ رہی ہیں، ایک نیا جو ہے وہ محاذ کھلنے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. یعنی پھر آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگلے کچھ مہینوں کے اندر کیا کچھ ہونے والا ہے. There is an American camp in northern Syria where 11,000 ISIS members and their families have been trained over the past 4 years, and I warned that they may attack Mosul or Tikrit in Iraq in the coming months. اب ایران کی کونسل برائے تشخیص مفادات کے ایک ممبر ہیں محسن رضائی، ان کی طرف سے ایک وارننگ جاری ہوئی ہے، ایک متنبع کیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت 11,000 ایسے داعش کے لوگ ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ، جو کہ شام کا جو شمالی علاقہ ہے، شمال مشرقی علاقہ جس کو دیر الزور کہا جاتا ہے، یہاں پر امریکیوں سے پچھلے 4 سال سے ٹریننگز لے رہے ہیں. اور ان کا مقصد یہ ہے کہ دیر الزور کا وہ علاقہ ہے جو کہ سرحدی پٹی کہلاتی ہے شام اور عراق کے درمیان. اور پھر یہ بھی وارن کیا جا رہا ہے کہ آنے والے مہینوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ تمام ٹرینڈ دہشت گرد جو کہ پچھلے 4 سال سے دیر الزور کے ہی علاقوں میں امریکہ سے ٹرین ہو رہے ہیں اپنی فیملیوں کے ساتھ، یہ عراق کے علاقے تکریت یا موصل کے اوپر حملہ آور ہو جائیں وہاں سے. تو اس کی اس وقت پیشگی اطلاع دی جا رہی ہے ایران کے طرف سے، ایران کے ایک ممبر کی طرف سے، اور یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر حالات اسی طرح چلتے رہے تو پھر یہ خطہ جو ہے اس شام کے بعد عراق جو ہے اس ہی انارکی کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی سورسز ہیں جو کہ پاسداران انقلاب سے کچھ خبروں کو کلیم کر رہی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت شام کے جو بھی حالات ہیں اس کے اندر حزب اللہ کو جس طرح سے شام کی حکومت اسلحہ سپلائی کرنے میں مدد فراہم کر رہی تھی اور ایکسس آف ریزسٹنس سمجھا جا رہا تھا شام، وہ اب مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے. لیکن اب پاسداران انقلاب کی طرف سے کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جس میں کوئی پلان بی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کو اگر سپلائی دمشق سے ختم ہو چکی ہے تو پھر اسی طرح دوسرے علاقوں سے بھی حزب اللہ تک سامان حرب جو کہ ایران سے پہنچتا ہے وہ پہنچایا جا سکتا ہے. There is no worry about Hezbollah supply line. Many different scenarios have alternative plans that we have prepared for in advance. اس وقت جو بھی خبریں حزب اللہ کے حوالے سے گردش کر رہی ہیں کہ اس شام کے سقوط کے بعد جو حزب اللہ کی مقاومت کا محور تھا وہ اب ٹوٹ چکا ہے، اس حوالے سے جو بیان سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایران کی طرف سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہم نے بہت سارے حالات کو پہلے سے ہی جانچ لیا تھا اور بہت سارے پلان بی یا ایک ایسے سینیریوز کی طرف بھی کام کر رہے تھے کہ اگر شام کا راستہ بند ہو جاتا ہے تو پھر حزب اللہ تک جو اسلحے کی سپلائی ہے وہ کس طرح جائے گی. تو اس حوالے سے یہ خبر ہے کہ ایرانی پہلے سے ہی فکر کر چکے تھے کہ کس طرح سے حزب اللہ کے جو اسلحے کی رسد ہے اس کو ترسیل کی جائے. تو اس حوالے سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم خبریں یہ بھی ہیں کہ بشار الاسد نے اپنی حکومت چھوڑنے سے پہلے جو شام کا میزائل آرسنل تھا وہ پہلے ہی حزب اللہ کے حوالے کر دیا تھا. سیرین پریزیڈنٹ گیو آل اٹس میزائل ٹو حزب اللہ بیفور لیونگ دمشقس. اب یہ کچھ خبریں اس وقت ایسکیلیٹ کر رہی ہیں. اس وقت اسرائیلی فوج جتنے بھی حملے کر رہی ہے اور شام کے ملٹری ایسٹس کو تباہ کر رہی ہے، اب تک ان کے ہاتھ کوئی بھی شام کا میزائل آرسنل نہیں لگا ہے. اور اس کا مقصد واضح ہوتا جا رہا ہے اب یہ کہ یہ جو خبریں ہیں ان کی تصدیق سامنے آ رہی ہے کہ بشار الاسد نے اپنی کرسی چھوڑنے سے پہلے، ریزگنیشن دینے سے پہلے جو بھی شام کا میزائل آرسنل تھا وہ پہلے ہی حزب اللہ کے مجاہدین کے حوالے کر دیا تھا اور اس وقت وہ حزب اللہ کے پاس موجود ہے. تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حزب اللہ کے پاس اس وقت کتنی زیادہ تعداد میں میزائل موجود ہوں گے، باوجود اس کے کہ اس خطے کے اندر ایک شدید جنگ چھڑ چکی ہے اور اب شام ٹکڑے ہونے جا رہا ہے. تو یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات کریں گے. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.